नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर जनजातियां टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमने अभी तक 3-4 जनजातियां पढ़ ली है। उनसे आगे वाली जो भी जनजातियां हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़िएगा मेरे साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक जनजाति है जिसका नाम है कंजर जनजाति। तो बात करते हैं उस कंजर जनजाति की। एक जनजाति है जिसका नाम है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति, ये जो कंजर जनजाति है इसी की अगर बात करें तो वही चीज अपने तो फिक्स है, पैटर्न। ये जो कंजर शब्द है इसकी उत्पत्ति, तो बात करते हैं कंजर शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति, ये जो कंजर शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आपको पता होना चाहिए। संस्कृत भाषा के कनकाचर शब्द से, संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के कनकाचर शब्द से, कनकाचर शब्द से, कनकाचर शब्द से, कनकाचर शब्द से, शब्द से, संस्कृत भाषा के कनकाचर शब्द से उत्पत्ति हुई है कंजर की, कंजर शब्द की। जो कंजर शब्द है उसकी उत्पत्ति हो गई। अब ये जो कनकाचर शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, ये क्वेश्चन पूछते हैं। कनकाचर शब्द से बना हुआ है कंजर, संस्कृत भाषा का कनकाचर है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जंगल में विचरण करना, जंगल में विचरण करना, जंगल में विचरण करना, जंगल में विचरण करना। तो ये जो कनकाचर शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करना, अर्थात कंजर भी जंगल में विचरण करने वाली जो जनजाति है वो क्या कहलाती है? कंजर। आराम से दिमाग में रह जाएगा। अब बात करते हैं इन कंजरों की प्रमुख बात, मुख्य बात, प्रमुख बात। आपने एक चीज नोट की होगी, हमने जो भी जनजातियां पढ़ी है इसी पैटर्न में पढ़ी है, सेम बिंदु पढ़े हैं। तो प्रमुख बात में बात करूं तो देखो, यह जनजाति, या यह सीधा ही लिख लो, यह घुमंतु, घुमंतु मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहेंगे। यह घुमंतु, सॉरी, यह घुमंतु, घुमंतु ओब्लिक खाना बदोश, खाना बदोश, यह घुमंतु ओब्लिक खाना बदोश जनजाति है, जनजाति है, जनजाति है। बिल्कुल, ये घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये घुमंतु ओब्लिक खाना बदोश जनजाति है जो अपराध प्रवृत्ति के लिए, जो अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, जो अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। आपसे पूछ ले राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, वो कौन सी हो जाएगी? कंजर। इसके अलावा यह सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, यह सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, हाड़ौती क्षेत्र। जानते हो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वो हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, निवास करती है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? कंजर जनजाति। इसके अलावा इस जनजाति में सर्वाधिक एकता पाई जाती है, इस जनजाति में, जनजाति में सर्वाधिक एकता पाई जाती है, यूनिटी सबसे अच्छी देखने को मिलती है। इस जनजाति में सर्वाधिक एकता पाई जाती है, जनजाति में सर्वाधिक एकता पाई जाती है, सर्वाधिक एकता पाई जाती है, पाई जाती है, जाती है। आपसे पूछ ले राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक एकता पाई जाती है, मतलब एक को छेड़ोगे सारे के सारे इकट्ठे मिलेंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी? कंजर। एकता क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये खुद अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। इनमें कोई ना कोई अपराध करके आया है। अगर आज कोई अपराध करके आया उसके साथ
खड़े नहीं मिलेंगे दूसरे वाले, तो फिर उनके साथ कौन खड़ा मिलेगा। तो अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाने वाली जनजाति कौन सी है, कंजर। सर्वाधिक यूनिटी किसमें देखने को मिलती है, कंजरों में, और हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। ये इनकी प्रमुख बात थी। अब हम इस जनजाति की देखने वाले हैं विशेषता, और विशेषता में आपको खुद को पता है आप क्या क्या देखते हो, तो तीन ही चीजें देखते हो विशेषता के अंदर। एक तो देखते हो इनका सामाजिक जीवन, विशेषता में क्या देखते हो, सामाजिक जीवन, और क्या देखते हो, धार्मिक जीवन, और क्या देखते हो, आर्थिक जीवन। तो बात कर लेते हैं इनका, हम अभी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम इनका सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन के आपके फिक्स बिंदु रटे हुए, आपको खुद को पता होगा सामाजिक जीवन में हम क्या देखते हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। तो वो चीजें हम देखने वाले हैं, इनका पढ़ने वाले हैं सामाजिक जीवन, कंजरों का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनका रहन सहन, ये कैसे रहते हैं, रहन सहन। अगर मैं इनके सामाजिक जीवन में इनके रहन सहन की बात करूं, तो आप जानते हो रहन सहन में आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है इनका मुखिया। इनके जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, कंजरों का मुखिया क्या कहलाता है। मुखिया के अलावा मैं बात करूं तो इनके घर की कोई विशेष बात है क्या, वो बात कर लेते हैं। तो कंजरों का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, पटेल। मेणाओं में भी मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। और इनके घर की कुछ मुख्य बात, तो देखो इनके घर के पीछे खिड़की और दरवाजे होते हैं, बस इतना ही लिख दो। चलो, इनके घर के पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, घर के पीछे की तरफ दरवाजे व खिड़कियां होती है, दरवाजे व खिड़कियां होती है, खिड़कियां होती है, खिड़कियां होती है। सर ऐसा क्यों, तो आपको पता होगा अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाने वाली जनजाति कौन सी है, कंजर। तो ये चोरी चकारी की करके आएंगे तो आगे वाले दरवाजे से आएंगे, तो इनके पीछे अगर कोई पुलिस वाला आ जाए तो पीछे वाले दरवाजे से निकल जाए, तो खिड़कियां होती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिनके घरों के पीछे की तरफ दरवाजे और खिड़कियां होती है, तो वो कौन सी है, कंजर जनजाति। ये भी हमने कंजरों का रहन सहन देख लिया, इनके मुखिया को क्या कहेंगे, पटेल, और इनके घर की बात आप जान ही गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रहन सहन के बाद में इनका खान पान। कंजर जनजाति के जो भी लोग हैं, रहन सहन के बाद में देख लेते हैं इनका खान पान। खान पान, ये क्या खाते हैं, तो देखो बाकी अपनी तरह जो चीज खाते हैं वो तो कोई सवाल नहीं बनना। खान पान में अगर मैं बात करूं तो इन्हें क्या चीज पसंद है, तो देखो यह मोर के मांस का अत्यधिक सेवन करते हैं, या मोर के मांस को अत्यधिक पसंद करते हैं। यह मोर का मांस, मोर का मांस अत्यधिक पसंद करते हैं, मांस अत्यधिक पसंद करते हैं, अत्यधिक पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, करते हैं। ये मोर का मांस है उसको अत्यधिक पसंद करते हैं। तो अब आपको खुद को पता होना चाहिए ये मोर के मांस को अत्यधिक पसंद करते हैं, लेकिन दिमाग में रखें मोर को आदर्श कौन मानते हैं, ये भी चीज मैं यहाँ पे लिख दूं। मोर को आदर्श मानते हैं, मोर को आदर्श मानते हैं। तो मोर से मोर की बात यही कनेक्ट कर ले ताकि आपके दिक्कत नहीं हो। कल हमने वैसे पढ़ा भी था, तो आपको पता होगा मोर को आदर्श कौन मानते हैं, तो वो जनजाति है गरासिया, गरासिया जनजाति। तो गरासिया लोग हैं वो मोर को आदर्श मानते हैं और मोर के मांस को अत्यधिक कौन पसंद करते हैं, तो वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, कंजर जनजाति। खान पान के बाद में मैं अगर बात करूं इन कंजरों की, तो कंजरों में हमें देखनी है इनकी वेशभूषा, ये कैसे कपड़े पहनते हैं। तो बात कर लेते हैं वेशभूषा, वेशभूषा। तो इनके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं उनकी बात कर लेते हैं, वेशभूषा। तो देखने का प्रयास करें। अभी देखो हम सामाजिक जीवन देख रहे हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। वेशभूषा में मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें, तो वेशभूषा में इनके एक शब्द आपको याद रखना है, वो है खुसनी। खुसनी, ये क्या होता है, खुसनी। बात कर लेते हैं अभी खुसनी, खुसनी। बस कुछ नहीं है, महिलाओं द्वारा जो कमर पे पहना जाने वाला वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं, खुसनी। तो देखो कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय, नृत्य करते समय, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय, नृत्य करते समय, नृत्य करते समय, नृत्य करते समय
कमर पर पहना जाने वाला लहंगा या कमर पर बांधा जाने वाला कपड़ा, कमर पर बांधा जाने वाला कपड़ा, बांधा जाने वाला कपड़ा, जाने वाला कपड़ा। बस इतना सा याद रख लेना। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पे जो कपड़ा बांधती है उसे क्या कहते हैं? खुसनी। बस ये आपको इनकी वेशभूषा में कुछ अलग याद रखना। बाकी तो लहंगा कुर्ती कांचली वो पहनती रहती है, लेकिन ये खुसनी याद रखना। लहंगे के ऊपर कमर पे बांध लेती है नृत्य करते समय, इसी को क्या कहेंगे? खुसनी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। वेशभूषा के बाद में हम बात करें तो इन कंजरों की भाषा शैली तो देखने का प्रयास करें सामाजिक जीवन में। ये फिक्स बिंदु हमारे, आपको पता होगा, हमने कोई भी जनजाति देखी है तो उस जनजाति के अंदर ये बिंदु हमने जरूर देखे। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और इनकी भाषा। भाषा शैली कह दो या भाषा एक ही बात है, तो शैली लिख दो, सब में शैली लिखा है तो देखो भाषा शैली। तो इनकी कैसी भाषा शैली है तो आपको पता होगा, ये हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है, तो कौन सी बोली बोलेगी? तो आप आराम से बता सकते हो, हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली, हाड़ौती बोली, ये इनकी भाषा शैली हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसी कंजर जनजाति में देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, डी के बाद ई। तो ई में हम इनके देखने वाले हैं तो वो ये देखेंगे इनके विवाह। विवाह, कंजर जनजाति में विवाह। और विवाह में आपको पता होना चाहिए इनमें क्या पाया जाता है। इनमें एक तो होता है बाल विवाह। बाल विवाह, जनजातियां जो भी है इतना ही याद रखना, इनमें क्या पाया जाता है? बाल विवाह। और कौन सा होता है? और होता है विधवा विवाह। विधवा विवाह, जितनी भी जनजातियां इनमें ये तो सब में पाया जाता है, इनको इतना रटने की जरूरत नहीं है। कोई अलग हो स्पेशल बात हो उसको देखना होता है। विवाह, अब विवाह है तो विवाह में वो क्या करेंगे? नृत्य। तो अब हम कंजर जनजाति के देख लेते हैं नृत्य। कंजर जनजाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं तो आप जानते हो, वैसे हमने शॉर्ट में खूब देखे। इनका नृत्य है चक्री नृत्य, तोड़ा नृत्य, चक्री, तोड़ा, धाकड़, धाकड़ और फुंदी नृत्य, फुंदी नृत्य। बस ये सारे के सारे कंजर जनजाति के नृत्य हैं, चक्री, तोड़ा, धाकड़, फुंदी। तुम बचपन में चक्री से खेलते थे, घर वालों ने आके एक चटीड़ मेला, कंजर आको दिन चक्री चला और चक्री को तोड़ दिया। और इतना धाकड़ तोड़ा कि वो चक्री वापस जोड़ ही ना पाई। चक्री के टूटने के बाद में तुमने क्या गेम खेलना स्टार्ट कर दिया? फुंदी। फुंदी को फटाको, जियो मारो काको, काको ले वो काकड़ी, काकी मांगिया बीच, काको ठोकी लात कीर, काकी गाया गीत। ये हमारे इधर पश्चिमी राजस्थान में फुंदी खेलते समय ये गीत गाया जाता है। तो जो भी हो, चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फुंदी नृत्य, ये सारे के सारे इनकी क्या हो जाएंगे? नृत्य। इसके बाद में मैं बात करूं तो नाचते नाचते ये कोई ना कोई मर जाएंगे, तो देखें मृत्यु। सामाजिक जीवन देखते हैं तो इनकी अगर मृत्यु की बात करूं तो आपको ये याद रखना है, तो इनमें इनमें मर्त व्यक्ति के मुंह में, इनमें मर्त व्यक्ति के मुंह में, कोई भी मरा हुआ व्यक्ति, मर्त व्यक्ति के मुंह में, मर्त व्यक्ति के मुंह में शराब डालने की परंपरा है। शराब डालने की परंपरा है। शराब डालने की परंपरा है, परंपरा पाई जाती है। शराब डालने की परंपरा पाई जाती है। कोई भी आदमी गुजर चुका है तो हमारे तो आपको पता होगा मुंह में क्या डालते हैं? गंगा जल। और इनके शराब का मतलब बस एक दो घूंट पिला देते हैं, बाबा जाते टाइम आराम से नशे में जाना, है ना। और वहां पे तुझे सतयुग मिले, जो मतलब वहां पे तुझे अच्छी जूनी मिले या खराब जूनी मिले तो आराम से अभी नशे में जा, कोई दिक्कत नहीं है, यमराज से भी डरे ना, इसलिए मुंह में क्या डाल देते हैं? शराब। दिमाग में रह जाएगा, इनमें मर्द व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है, मेरे हिसाब से रह जाएगा। शराब डालने की परंपरा है। अच्छा, है नहीं लिखा आगे तो ये लो, परंपरा है, बस इतना सा याद रख लेना। शराब डालने की परंपरा है, कौन सी जनजाति में? कंजर जनजाति में, ठीक है। इसके अलावा मृत्यु से ही जुड़ी हुई कुछ एक बात और कर लेता हूं, तो देखो इनमें शव को गाड़ने की प्रथा पाई जाती है। इनमें शव को, जो भी मुर्दा है, शव को गाड़ने की प्रथा, शव को गाड़ने की प्रथा प्रचलित है। गाड़ने की प्रथा प्रचलित है। गाड़ने की प्रथा प्रचलित है। प्रचलित है। तो ये जनजाति है, इसमें शव को गाड़ा जाता है। बस दो बातें याद रख लेना, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है और शव को गाड़ा जाता है, जलाते नहीं। तो ये कंजर जनजाति के अभी हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा जीवन देख लिया हमने? सामाजिक जीवन।
तो वापस देख लेते हैं, आप आराम से देख सकते हो। सामाजिक जीवन, रहन सहन, तो मुखिया को क्या कहेंगे, पटेल, और इनके घरों के पीछे की तरफ दरवाजे और खिड़कियां होती है, क्योंकि ये अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। इनका खान पान में ये मोर का मांस अत्यधिक पसंद करते हैं। वेशभूषा में खुशनी होती है, जो भी महिलाएं नृत्य करती है तो वो कमर पे कपड़ा बांधती है, उसे क्या कहते हैं, खुशनी, और भाषा शैली में हाड़ौती बोली बोलती है। विवाह, बाल विवाह और विधवा विवाह प्रचलित है। नृत्य में चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी। और मृत्यु में इतना याद रखना, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है और गाड़ने की प्रथा प्रचलित है। बस इन मुर्दों को गाड़ते रहते हैं, है ना, तो गाड़ने की प्रथा प्रचलित है। ये अभी हमने इन कंजरों का क्या देख लिया है, सामाजिक जीवन, आराम से याद रह जाएगा। ये देखो, ये सामाजिक जीवन। अब हम इनका देखने वाले हैं धार्मिक जीवन, कंजरों का धार्मिक जीवन। तो यही बात कर लेते हैं, धार्मिक जीवन। कंजर जनजाति देख रहे हैं हम, तो देखने का प्रयास करें इनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, तो कंजर जनजाति का धार्मिक जीवन देख लेते हैं, इनके धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं। तो देखिएगा, तो कंजरों के धार्मिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए इनकी कंजरों की आराध्य देवी, आराध्य देवी, या पहले कुल देवी देख लेते हैं फिर आराध्य देवी देख लेंगे। तो इनकी देखो कुल देवी, कंजरों की जो कुल देवी है वो कौन है, कुल देवी। तो आप आराम से बता सकते हो कंजरों की जो कुल देवी है वो कौन है, रक्त दंतिका माता। तो कुल देवी का नाम क्या हो जाएगा, रक्त दंतिका माता, रक्त दंतिका माता। और आप जानते हो ये रक्त दंतिका माता का मंदिर कहाँ पे है, संतूर, और ये संतूर जगह कहाँ पे पड़ती है, बूंदी में। संतूर बूंदी के अंदर ये मंदिर है, तो आपको दिमाग में रह जाएगा। तो कुल देवी के बाद में अगर मैं बात करूं तो इन कंजरों की आराध्य देवी कौन है, ये किसकी आराधना करते हैं, तो कंजरों की बात करता हूं, आराध्य देवी। तो आराध्य देवी में कंजरों की हो जाएगी, वो हो जाएगी चौथ माता। और आपको खुद को पता होना चाहिए चौथ माता है, उनका मंदिर कहाँ पे पड़ता है, तो चौथ माता का मंदिर पड़ता है चौथ का बरवाड़ा। और ये चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है, तो ये चौथ का बरवाड़ा जो जगह है वो पड़ती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में। और एक चीज दिमाग में रखना, आगे आप राजस्थान के भूगोल में पढ़ोगे, सीसा जस्ता जो खनिज है वो कहाँ से प्राप्त होता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर से। तो ये इन कंजरों की क्या हो जाएगी, आराध्य देवी। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल देवी हो गई, इसके अलावा हमने क्या बात कर ली, इनकी आराध्य देवी। आराध्य देवी में एक देवी और भी लिख सकते हो, इनकी आराध्य देवी आप मान सकते हो, एक इनकी आराध्य देवी हो जाएगी जोगणिया माता, जोगणिया माता। तो बस ये इनकी मतलब आराधना करते रहते हैं। वैसे जोगणिया माता का मंदिर आपको पता होगा, जो मुख्य जोगणिया माता का मंदिर है वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। डाकुओं की कुलदेवी भी कहलाती है, और भी जोगणिया माता के अनेक मंदिर मिल जाएंगे आपको। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, आराध्य देवी। अभी इनका जो धार्मिक जीवन देख रहे हैं, इसी में हम कंजरों की कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। इनमें धर्म से जुड़ी हुई कुछ मैं और बात करता हूं, तो देखिएगा। इनमें एक तो है पाती मांगना, ये क्या होता है, धर्म से जुड़ी हुई बात ये है, पाती मांगना। पाती मांगना ये क्या चीज होती है, धर्म से जुड़ी हुई बात ये पाती मांगना। तो ये चोरी चकारी करने से पहले हनुमान जी से जो प्रार्थना करते हैं उसे क्या कहते हैं, भगवान से जो प्रार्थना करते हैं उसे क्या कहते हैं, पाती मांगना। तो मैं बात कर देता हूं, देखो, चोरी करने से पूर्व, चोरी करने से पूर्व, चोरी करने से पूर्व भगवान से या हनुमान जी से, चोरी करने से पूर्व भगवान हनुमान जी से, भगवान कोई भी भगवान या हनुमान जी, मुख्य ये हनुमान जी की रखते हैं, भगवान ओब्लिक हनुमान जी से प्रार्थना करना, से प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। जो हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, पाती मांगना, पाती मांगना। और एक विशेष बात और लिख देता हूं, देखो, ये जो जनजाति है ये है हाकम राजा, हाकम राजा, हाकम राजा का प्याला पीकर, हाकम राजा का प्याला पीकर, प्याला पीकर, तथा ऋषभ देव, जिन्हें केसरिया नाथ जी भी कहते हैं, तथा ऋषभ देव, ऋषभ देव की कसम खाकर, की कसम खाकर, कसम खाकर झूठ नहीं बोलते, खाकर झूठ नहीं बोलते, खाकर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, बोलते। बस इतना सा याद रख लेना। कंजर जनजाति के लोग हैं वो हाकम राजा का प्याला पीकर और ऋषभ देव की कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते,
ऋषभ देव की कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये अभी हमने इनका क्या देख लिया है, धार्मिक जीवन। कंजरों का एक ही, अब बस आर्थिक जीवन का एक ही बिंदु है, तो मैं यहाँ पे ही छोटा करके लिख दूं, ऐसे ही फालतू में काहे को पन्ना ले, तो दिमाग में रख ले। एक मैं बात यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा देखें। इसके बाद में हम इनका देख लेते हैं, बस ये देखो धार्मिक जीवन हो गया। अब हम इनका देख लेते हैं आर्थिक जीवन। कंजरों का आर्थिक जीवन वो कैसे चलता है, इनका अर्थतंत्र कैसे चलता है कंजरों का। तो बात कर लेते हैं इनके आर्थिक जीवन की। सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है, इनका अर्थतंत्र कैसे चलता है। तो इनकी आजीविका का जो मुख्य साधन है, मैं बात करता हूँ कंजरों की। इनकी आजीविका का आजीविका का इनकी आजीविका का मुख्य साधन चोरी करना, डकैती डालना, वह लूटमार करना है। तो आपसे पूछ ले, ऐसी कौन सी जनजाति है जो डकैती डालती है, लूटमार करती है या चोरी करती है ना, तो वो कौन सी हो जाएगी, कंजर जनजाति। तभी तो आपको पता होगा। तो ये जो जनजाति है कंजर जनजाति, ये अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। तो ये अभी हमने जो भी जनजाति देखी है वो कंजर जनजाति के बारे में चर्चाएं की है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। वापिस देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के कनकाचर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में विचरण करना। ये घुमंतु या खाना बदोश जिंदगी को बिताते हैं, आज यहाँ कल कहीं ऐसे, और अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। यहाँ से सवाल यही पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, तो वो है कंजर। और सर्वाधिक कंजर कहाँ पे निवास करती है, हाड़ौती क्षेत्र में, और इस जनजाति में सर्वाधिक एकता पाई जाती है। इसके अलावा बात करूं तो इनके सामाजिक जीवन में रहन सहन, इनके मुखिया को पटेल कहते हैं, घर के पीछे की तरफ दरवाजे और खिड़कियां होती है। खान पान में मोर का मांस ये पसंद करते हैं। और खुशनी, जो कंजर जनजाति की महिलाएं होती है वो कमर पे लहंगे के ऊपर एक ऐसे दुपट्टा टाइप का बांधती है, कपड़ा बांधती है, उसे क्या कहते हैं, खुशनी। उसके बगैर ये खुश नहीं नाचेगी तो भी, है ना। तो भाषा शैली में हाड़ौती बोली बोलती है। विवाह, बाल विवाह और विधवा विवाह है। नृत्य में चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी है। और मर्द व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं और गाड़ने की प्रथा है। कुल देवी कौन है, रक्त दंतिका माता। आराध्य देवी कौन है, चौथ माता और जोगनिया माता। इनमें पाती मांगना क्या होता है, भगवान से चोरी करने से पहले प्रार्थना करते हैं, उसे कहते हैं पाती मांगना। और ये हाकम राजा का प्याला पीकर ऋषभ देव की मतलब कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। आर्थिक जीवन में बस मुख्य साधन क्या है, चोरी करना है, डकैती डालना, लूट मार करना। ये कंजर जनजाति हो गई। कंजरों के बाद में अगली अगर जनजाति की मैं बात करूं तो एक नई जनजाति ले लेते हैं हम, और इसके बाद में कंजरों के बाद में हम देख लेते हैं डामोर जनजाति। डामोर जनजाति बात करते हैं, एक जनजाति और ले लेते हैं कंजरों के बाद में, वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति। बात करते हैं इस डामोर जनजाति की, तो देखने का प्रयास करें। ये जो डामोर जनजाति है, इनकी उत्पत्ति, डामोर जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो आपको दिमाग में रखना है, ये अपने आप को राजपूतों की संतान बताते हैं, तो इनकी उत्पत्ति राजपूतों से। ऐसी कौन सी जनजाति है जिनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है, वो कौन सी है, डामोर। अब बात कर लेते हैं डामोर जनजाति का मूल निवास। ये कहाँ की जनजाति है मूलतः, इनका मूल निवास कौन सा है, तो ये है गुजरात की जनजाति, गुजरात। तो ये गुजरात की जनजाति है, इनका मूल स्थान गुजरात माना जाता है। जैसे आपको पता होगा, हमने देखी थी कथोड़ी जनजाति, उनका मूल स्थान कौन सा था, महाराष्ट्र। कथोड़ी का मूल स्थान है महाराष्ट्र, और डामोर जनजाति का मूल स्थान है गुजरात। अब मैं बात करता हूं इस डामोर जनजाति की प्रमुख बात, मुख्य बात, प्रमुख बात। तो डामोर जनजाति की प्रमुख बात की अगर करें, इनकी मुख्य बातें क्या क्या है, तो एक तो देखो, यह है राजस्थान में डूंगरपुर जिले, राजस्थान में डूंगरपुर जिले, डूंगरपुर जिले, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील, सिमलवाड़ा तहसील, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील, बस इतना ही लिख दूं, तहसील में सर्वाधिक निवास करती है, में सर्वाधिक निवास करती है
सर्वाधिक निवास करती है, सर्वाधिक निवास करती है, निवास करती है। तो डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है कौन सी? डामोर जनजाति। इसके अलावा बात करें इनके निवास क्षेत्र को, इनके निवास क्षेत्र को, जिस जगह पे ये निवास करते हैं, इनके निवास क्षेत्र को डामरिया कहा जाता है। जिस जगह पे ये निवास करते हैं उस क्षेत्र को डामरिया कहा जाता है, निवास क्षेत्र को डामरिया कहा जाता है, डामरिया कहा जाता है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। इनकी प्रमुख बात हो गई। अब हम देख लेते हैं इनकी विशेषता, और विशेषता में आप जानते हो हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, वही सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन। तो बात कर लेते हैं, ये छोटी सी जनजाति है फिर भी हम बात कर लेते हैं इनका। देखो हम देखने वाले हैं इनका सामाजिक जीवन, समाज में इनका जो जीवन है वो कैसा है, बात करते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, इनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है। आप जानते हो ना सामाजिक जीवन में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो सामाजिक जीवन में हम पढ़ते हैं इनका रहन सहन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके सामाजिक जीवन में, तो ये करके मैं लिख देता हूं इनका रहन सहन। ये कैसे रहते हैं, रहन सहन, रहन सहन। तो बात करूं इनके रहन सहन की, तो देखने का प्रयास करें रहन सहन। तो हम डामोर जनजाति के रहन सहन की बात करें तो देखो रहन सहन में आपको दो ही चीजें याद रखनी है। वो क्या क्या याद रखनी है, एक तो दिमाग में रखना है इनका गांव क्या कहलाता है, गांव, गांव, गांव को ये कहते हैं फलंग। डामोर जनजाति में जो गांव होता है इनका, उसे ये क्या कहते हैं, फलंग। दिमाग में रह जाएगा आराम से। डामोर जनजाति में और मैं बात करूं तो इनका जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहते हैं, डामोर जनजाति में जो मुखिया होता है, चाहे गांव का मुखिया मान लो, घर का मुखिया मान लो, उस मुखिया को क्या कहते हैं, तो उस मुखिया को कहते हैं मुखी, मुखी। अब सुनो, डामोर जनजाति में जो मुखिया होता है वो मुखी की किसी के भी दे सकता है, ऐसे मान ले मुखी, मुखी। तो डामोर जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं, मुखी। ये हो गया डामोर जनजाति का रहन सहन। हम सामाजिक जीवन देख रहे हैं, अगला पेज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, यही हमें हम देख रहे हैं सामाजिक जीवन, रहन सहन देख लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, खान पान। इसी डामोर जनजाति की मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें, रहन सहन के बाद में सामाजिक जीवन में हम क्या देखेंगे, इनका खान पान, खान पान। तो ये जो डामोर जनजाति के लोग हैं ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो बात करते हैं। देखो तो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, तो यही बात करता हूँ। तो खान पान में क्या होगा, जवार व मक्के की रोटी, जवार व मक्के की रोटी, जवार व मक्के की रोटी, बस इतना सा याद रखना है। तो इनमें यहाँ से कोई सवाल पूछे जाने के चांसेस नहीं है। खान पान हो गया। खान पान के बाद में हम क्या देखते हैं, वेशभूषा, वेशभूषा। तो अभी हम जो भी जनजाति देख रहे हैं वो आप भली भांति जानते हो कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं, डामोर जनजाति, कंजरों के बाद में। और इस डामोर जनजाति की हम बात करें वेशभूषा की, तो आप इनमें ज्यादा कोई वेशभूषा में है नहीं, बस इनके पुरुष हैं जो महिलाओं के समान गहना पहनते हैं। तो देखो इस जनजाति के पुरुष, इस जनजाति के पुरुष, जनजाति के पुरुष, इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान, इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान, इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान, इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान गहना पहनते हैं, गहना पहनते हैं, पहनते हैं। दिमाग में रख लेना, वह कौन सी जनजाति है जिसके पुरुष हैं वो महिलाओं के समान गहना पहनते हैं। तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, तो डामोर जनजाति। तो अभी हमने देखो रहन सहन देख लिया, खान पान देख लिया, वेशभूषा देख लिया। और वेशभूषा के बाद में अगर मैं बात करूं तो इनके सामाजिक जीवन में, तो वो हम देख लेंगे इनकी भाषा शैली, भाषा शैली। तो आपको पता होना चाहिए भाषा शैली कैसे बोलेंगे, तो भैया गुजरात के समीप है ये, तो गुजराती की विसरिती बोलेंगे। जैसे आपको पता होगा डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में रहते हैं, तो ये कौन सी बोली बोल लेंगे, तो बात करता हूँ गुजराती और वागड़ी, गुजराती और वागड़ी, गुजराती और वागड़ी। तो ये जो बोली बोलेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, गुजराती और वागड़ी। बस ये बोली दिमाग में रखना है, भाषा शैली। तो देखो खान पान हो गया, वेशभूषा हो गया, भाषा शैली हो गई। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इनके इसी सामाजिक जीवन में, तो एक देख लेते हैं इनके कोई डामोर जनजाति में कोई कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम कौन सा
है ना। तो इस कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो कार्यक्रम होता है इनका क्या हो जाएगा, सामाजिक जीवन। तो कार्यक्रम में मैं बात करूं तो इनके जो कार्यक्रम होता है उसका नाम क्या होता है, तो देखो चार्डिया। ये क्या है चार्डिया, अपने तो कोई मोटा आदमी होता है तो उसे कहते हैं ये चार्डिया, इधर आ, है ना। तो ये चार्डिया की बात करता हूँ, चार्डिया क्या होता है। तो दिमाग में रखना, होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, आयोजित कार्यक्रम, आयोजित कार्यक्रम। तो होली के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसे क्या कहते हैं, चार्डिया। बस ये अभी हमने जो जनजाति देख रहे हैं डामोर जनजाति, राजपूतों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, गुजरात इनका मूल स्थान है। इसके अलावा डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में ये सर्वाधिक निवास करती है और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डामरिया। सामाजिक जीवन में रहन सहन में इतना याद रखना, गांव को फला कहेंगे, मुखिया को मुखी कहेंगे, ये हो गया रहन सहन। इसके बाद खान पान, जवार व मक्के की रोटी, वेशभूषा, बस इस जनजाति के जो पुरुष है महिलाओं के समान के ना पहनते हैं, याद रख लेना। और भाषा शैली में गुजराती और वागड़ी, और कार्यक्रम में आपको याद रखना है चार्डिया। ये क्या होता है, होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम। अब बात करें तो देखो अब हमें इनके बारे में क्या देखना है, तो अभी जो जनजाति देख रहे हैं डामोर जनजाति, डे से डूंगरपुर, डे से डामोर, बस इतना याद रख लो। डूंगरपुर में ज्यादा रहती है डामोर जनजाति, तो सारी चीजें आपके क्लियर होती जाएगी। इसी डामोर जनजाति की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक जीवन हो गया। सामाजिक जीवन के बाद में अब हम देखने वाले हैं इसका वो आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन देख लेते हैं। तो देखने का प्रयास करें, इनके धार्मिक जीवन की बात कर लेता हूँ। ये जो डामोर जनजाति है इनका देख लेते हैं धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो डामोर जनजाति के धार्मिक जीवन की मैं बात करूं तो इनके धर्म की अगर बात करते हैं तो इतना ही याद रखना, दो इनके जो प्रमुख मेले हैं वो कौन से हैं, प्रमुख मेले, प्रमुख मेले। धार्मिक जीवन में इतना ही याद रखना है डामोर जनजाति में प्रमुख मेले। तो एक तो मेला हो जाएगा छेला बाबजी का मेला, छेला बाबजी का मेला, छेला बाबजी का मेला, छेला बाबजी का मेला। ये जो छेला बाबजी का मेला भरता है ना, ये कहाँ पे भरता है तो आपको पता होना चाहिए। गुजरात में एक जगह है और वो जगह है पंचमहल, पंचमहल, पंचमहल जगह पड़ती है। और ये पंचमहल जगह कहाँ है, गुजरात में। मैं जी जे लिख दूं शॉर्ट में गुजरात। तो ये डामोर जनजाति का एक मुख्य मेला हो जाएगा प्रमुख मेलों में। इसके अलावा डामोर जनजाति के और कौन से मेले को मानते हैं तो वो है ग्यारस का रेवाड़ी मेला, ग्यारस का रेवाड़ी मेला, ग्यारस का रेवाड़ी मेला। ये जो ग्यारस का रेवाड़ी मेला भरता है ये कहाँ पे भरता है तो ये भरता है डूंगरपुर में, बस डूंगरपुर में। डूंगरपुर और गुजरात नजदीक नजदीक है तो इधर उधर ये जाते रहते हैं। तो ये इनका हो गया धार्मिक जीवन। बस दो ही चीजें याद रखनी है, डामोर जनजाति में इनके दो मेले हैं, छेला बागची का मेला और ग्यारस का रेवाड़ी मेला। अब हम इनका देख लेते हैं आर्थिक जीवन, इनका अर्थतंत्र कैसे चलता है, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन की मैं बात कर लेता हूँ डामोर जनजाति की, तो देखने का प्रयास करें। आर्थिक जीवन में इतना ही याद रखना है, इनका मुख्य व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है, कृषि व पशुपालन है, कृषि व पशुपालन है, पशुपालन है। बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये कौन सी जनजाति हो गई आपके, डामोर जनजाति। वापस देख लो, डामोर जनजाति की बात करता हूँ, सुनो। राजपूतों से उत्पत्ति है, मूल स्थान इनका गुजरात है, इसीलिए तो गुजरात के अंदर जो छेला बाबजी का मेला भरता है उसको ये अपना प्रमुख मेला मानते हैं। देखो डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक निवास करती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और देखो इनके निवास क्षेत्र को, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र डामरिया कहलाएगा। सामाजिक जीवन में रहन सहन, गांव क्या कहलाएगा, फला, और मुखिया क्या कहलाएगा, मुखी। मुखिया किसी के भी मुखी दे सकता है तो मुखी। इसके अलावा देखो खान पान कोई नहीं पूछेगा, जवार और मक्के की रोटी। वेशभूषा में याद रखना, पुरुष है, डामोर जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान गहना पहनते हैं। देखो डबल खर्चा हो गया, लुगाइयों के भी डालना गहना और मोटियार के भी डालना, ये है डामोर जनजाति। भाषा गुजरात से आए हैं तो अपने आप ही गुजराती, वागड़ क्षेत्र में रहते हैं तो वागड़ी। कार्यक्रम याद रख लेना चार्डिया,
चाडिया। आपने कोई मोटो सारो आदमी में भी ना बोलो ये चाडिया, तो वैसे ही चाडिया होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम। इसके अलावा बात करें धार्मिक जीवन में, दो ही मेले याद रखने, छेला बाप जी का मेला पंचमहल गुजरात और 11 का रेवाड़ी मेला डूंगरपुर। और आर्थिक जीवन में कुछ नहीं, कृषि और पशुपालन करते हैं, नहीं पूछेंगे आपसे। तो ये कौन सी जनजाति होगी आपके, आप आराम से बता सकते हो। एक जनजाति हमने पढ़ ली और जो कौन सी हो गई है, डामोर जनजाति। अब लास्ट जनजाति आपकी बची हुई है वो है शांसी जनजाति। तो बात कर लेते हैं, अब हम देख लेते हैं एक जनजाति है, वो लास्ट जनजाति है, वो है शांसी जनजाति। बात कर लेते हैं, बहुत सारी जनजातियां हमने देख ली है, 7 जनजातियां हमने देख ली, ये राजस्थान की 8वीं जनजाति है शांसी जनजाति। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। तो ये जो शांसी जनजाति है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप बता सकते हो सांसमल नामक व्यक्ति से। सांसमल नामक व्यक्ति से, सांसमल नामक व्यक्ति से, सांसमल नामक व्यक्ति से। शांसी जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो किसे हुई है, सांसमल नामक व्यक्ति से। अब हम देख लेते हैं इनकी प्रमुख बात, प्रमुख बात। ये जो शांसी जनजाति है इसकी प्रमुख बात, तो बात करते हैं। एक तो देखो, इनमें इनमें यानी कि शांसियों में, इनमें दो शाखाएं, दो शाखाएं, दो शाखाएं, बीजा व माला, बीजा व माला पाई जाती है, माला पाई जाती है, पाई जाती है, या शांसियों की उपजातियां बता सकते हो, पाई जाती है। जो शांसी हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो बीजा और एक माला। इसके अलावा अगर इन शांसियों की प्रमुख बात की करूं तो यह सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है, यह सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है, सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है, निवास करती है। तो शांसी जनजाति है वो सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है, इनमें दो शाखाएं पाई जाती है। इसके अलावा अगर शांसियों की बात करूं तो देखो, इनमें इनमें अवैध यौन संबंधों पर, अवैध यौन संबंधों पर, अवैध यौन संबंधों पर, अवैध यौन संबंधों पर प्रतिबंध होता है, यौन संबंधों पर प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध होता है। कैसे होता है, तो इनमें एक कोकड़ी की रस्म पाई जाती है, अभी हम देखेंगे विवाह में। तो देखो इनकी ये प्रमुख बात हो गई। प्रमुख बात के बाद में हमें देखनी है इन शांसियों की विशेषता, और विशेषता में हमें क्या क्या देखना है, तो आप पहली बात ही जानते हो। विशेषता में सबसे पहले हम देखते हैं इनका सामाजिक जीवन, शांसियों का देखेंगे हम इनका सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन में आप जानते हो हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, वही रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। तो देखते हैं शांसियों के सामाजिक जीवन को। सामाजिक जीवन में हम देखने वाले हैं इन शांसियों में, सबसे पहले देख लेते हैं, देखो रहन सहन, रहन सहन। अब आप जानते हो रहन सहन में हम क्या देखते हैं, केवल घर। तो बात करते हैं इनके रहन सहन की। तो रहन सहन में हम देखने वाले हैं इनके घर। जो शांसियों में घर होते हैं वो कैसे होते हैं, बस कच्चे घर बने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनके घास फूस से निर्मित, घास फूस से निर्मित, घास फूस से निर्मित, घास फूस से निर्मित कच्चे घर, घास फूस से निर्मित कच्चे घर बने होते हैं या होते हैं, बस घास फूस से निर्मित कच्चे घर होते हैं। इतना ही याद रखना, इनके जो घर होंगे वो घास फूस से बने हुए एकदम कच्चे घर होंगे। ठीक है, घर की बात हो गई। इसके बाद में मैं बात करता हूँ घर के बाद में, तो देखने का प्रयास करें। तो रहन सहन हो गया, बस रहन सहन में घर ही याद रखना है। रहन सहन के बाद में देख लेते हैं इनका खान पान, खान पान। तो ये शांसी जनजाति है, इनके खान पान की बात करूं तो दिमाग में रखना, यह लोमड़ी व, लोमड़ी व सांड का मांस, लोमड़ी व सांड का मांस, लोमड़ी व सांड का मांस, यह की बजाय इन्हें लिख दो, इन्हें लोमड़ी व सांड का मांस, इन्हें लोमड़ी व सांड का मांस अत्यधिक, अत्यधिक पसंद है, अत्यधिक पसंद है। बस अगर इनको सांड और लोमड़ी का मांस मिल जाए तो बस क्या चाहिए। तो ये इनका हमने अभी खान पान देखा है। तो देखो
हम इनका सामाजिक जीवन देख रहे हैं। रहन सहन, इनके जो घर होते हैं घास फूस से निर्मित कच्चे घर होते हैं। और खान पान में इन्हें लोमड़ी और सांड का मांस अत्यधिक पसंद है। तो आप कमेंट बॉक्स में वापस देखना मत, यही मुझे बताना वह कौन सी जनजाति है जिसको मोर का मांस अत्यधिक पसंद है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, आपको याद रहा कि नहीं रहा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो देखो, रहन सहन हो गया, खान पान हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वेशभूषा, तो सांसियों की देख लेते हैं वेशभूषा। पीछे, अच्छा यही देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इन सांसियों की वेशभूषा। वेशभूषा, तो वेशभूषा में बस अलग कुछ याद नहीं रखना, आम जन जीवन की तरह वेशभूषा, या आम लोगों की तरह, बस इतना ही याद रख लेना। ये जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं, आम लोगों की तरह, वही धोती चोला, है ना, आम लोगों की तरह। जैसे जो साधारण जनता जो पहनती है वैसे ही महिलाएं भी वैसे ही घाघरा लुगड़ी ओढ़नी, इसीलिए। और इसके बाद में अगर बात करें वेशभूषा के बाद में, तो हम देख लेते हैं इनके विवाह। तो विवाह से जुड़ी हुई कुछ बात देख लेते हैं। तो इनके विवाह से जुड़ी हुई कुछ बात देखते हैं, तो देखने का प्रयास करो। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, और अब हम क्या देख लेते हैं, इनका विवाह। तो सुनो, इनमें विधवा विवाह, इनमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। इनमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। एकमात्र जनजाति है जिसमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। इनमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, नहीं है। अपितु, अपितु विधवा को रखेल बनाकर रखा जाता है। अपितु विधवा को रखेल बनाकर रखा जाता है। विधवा को रखेल बनाकर रखा जाता है। रखेल बनाकर रखा जाता है, रखा जाता है। विधवा को रखेल बनाकर रखा जाता है, बस दिमाग में रख लेना। इसके अलावा और बात करूं तो देखो, इनमें एकमात्र जनजाति है जिसमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। विधवा को रखेल बना के जरूर रख लेंगे। और मैं बात करता हूं तो देखो, इनमें तोरण व चौरी, तोरण व चौरी नहीं बनाते, नहीं बनाते। तोरण और चौरी वर्जित है, नहीं बनाते। लेकिन, लेकिन एक खंबा गाड़कर, एक खंबा गाड़कर, खंबा गाड़कर उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं। खंबा गाड़कर उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं। उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं, फेरे लेते हैं, लेते हैं। बस कुछ नहीं है, अपने तो लगन मंडप होगा, इनके वो नहीं होगा, चौरी वगैरह कुछ नहीं होगी। एक ठूंठा गाड़ देंगे और उसके चारों तरफ फेरे ले लेंगे। ये इनके विवाह की रस्म पाई जाती है। और बात करूं तो देखो, इनमें नारियल की गिरी, इनमें नारियल की गिरी, नारियल की गिरी, नारियल की गिरी, जो भी नारियल होता है उसके अंदर की जो गिरी होगी, नारियल की गिरी के गोले के, नारियल की गिरी के गोले के, नारियल की गिरी के गोले के आदान प्रदान, गोले के आदान प्रदान, आदान प्रदान से रिश्ता तय होता है, से रिश्ता तय होता है, रिश्ता तय होता है, तय होता है। बस कुछ नहीं करना, अपने तो रुपए पैसे देते हैं, इनके कुछ नहीं है। नारियल है, उसको फोड़ा, उसमें से जो गिरी निकल रही है उसका गोला आधा अगले को दे देंगे, आधा अपने पास रख लेंगे, ये रिश्ता तय हो जाता है। और इनके विवाह में बात करूं तो बात करता हूं, देखो इनमें कुकड़ी की रस्म पाई जाती है। इनमें कुकड़ी की रस्म पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनमें कुकड़ी की रस्म पाई जाती है, रस्म पाई जाती है, पाई जाती है, जाती है। जिसमें दुल्हन को पाई जाती है, जिसमें दुल्हन को, जिसमें दुल्हन को, जिसमें दुल्हन को, दुल्हन को अपनी पवित्रता, दुल्हन को अपनी पवित्रता, दुल्हन को अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, की परीक्षा देनी होती है, परीक्षा देनी होती है, देनी होती है,
दुल्हन को अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। ये इनका विवाह हो गया। मतलब आपने क्या चीज देख ली है, इनकी विशेषताओं में देखो, सामाजिक जीवन देख लिया, बस इतना ही है, रहन सहन खान पान। इसके अलावा क्या देखा है, वेशभूषा और विवाह। विवाह में इतना ही याद रख लो, विधवा विवाह प्रचलित है नहीं है, दिमाग में यही रखना है तुम्हें। इनमें क्या प्रचलित नहीं है, तो आप बता सकते हो, इनमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। एक तो चीज ये याद रखो। तो क्या होता है, इनमें रखेल बनाकर रख लेते हैं, इनमें तोरण व चौरी नहीं बनाते, बस ये याद रख लेना। तो क्या करते हैं, एक खंबा गाड़ देते हैं, और वो जो खंबा गाड़ते हैं उसी के चारों तरफ फेरा ले लेते हैं, और बस नारियल की जो कीरी है अंदर की, उसका आधा गोला अगले बेई जी को दे देंगे, आधा अपने पास रख लेंगे, उससे रिश्ता मान लिया जाएगा। और इनमें खास बात यह है, इनमें कुकड़ी की रस्म पाई जाती है। ये कुकड़ी की रस्म क्या होती है, तो बता दूं आपको, सुन लो। एक देगचा लेंगे जो ऊपर से काला हो रखा है, उसके नीचे किसी मुर्गे को डाल देंगे, और जो भी नई नवेली दुल्हन आएगी उसको बोलेंगे कि तू ब्रह्मचर्य का पालन किया तूने या नहीं किया। अगर नहीं किया तो तू जैसे इस देगची पे हाथ लगाएगी, नीचे से कुकड़ा बोल जाएगा, मुर्गा बोल जाएगा। तो उस नई नवेली दुल्हन को उस देगचे पे हाथ रखने के लिए बोलते हैं। अब अगर मान लो किसी से चूक हो रखी है कभी बचपन में, तो वो देगचे पे हाथ नहीं रखेगी, वो सोच रही है कि अगर हाथ रख दिया, चूक तो मेरे से हो गई, तो अपने आप ये कुकड़ा बोल जाएगा। अब वो हाथ रखेगी नहीं तो हाथ काले नहीं होंगे, लेकिन ये होशियार होते हैं लोग, ये कहते हैं हाथ दिखा। तो उसने जो हाथ नहीं रखे तो उसके हाथ काले नहीं होंगे, तो ये समझ लेंगे गड़बड़ घोटाला है। तो यही होती है बस दुल्हन को एक कुकड़ी की मतलब रस्म होती है, वो उसको अदा करनी होती है। वो पवित्र है या अपवित्र है उसका पता लगाया जाता है। तो ये तो सबको पता है, सांसी समाज में पता है कुकड़ी की रस्म होगी। अब कुकड़ा जरूरी थोड़ी है बोले, कई बार ऐसा भी हो जाए, मान लो जैसे ही दुल्हन ने हाथ रखा, वो तो बहुत पवित्र है, लेकिन संयोग से वो कुकड़ा बोल गया, तो भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है। लेकिन दिमाग में रखने, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें कुकड़ी की रस्म पाई जाती है, तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, सांसी। और सांसी दो प्रकार के हैं, एक तो है बीजा और एक है माला। दिमाग में रख लोगे, भरतपुर में सर्वाधिक निवास करती है। तो ये कुछ मोटी मोटी इनकी बातें हो गई। और सांसियों की अब मैं बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखें धार्मिक जीवन। तो देखते हैं इनका सांसियों का धार्मिक जीवन। ये अभी हमने जो देखा था ये क्या था, इनका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बाद में देख लेते हैं धार्मिक जीवन। एक ही बात देखनी है धार्मिक जीवन की, और कुछ नहीं है, धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में मैं बात करूं तो इनके आराध्य देव कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, या इनके प्रमुख देवता कौन है। प्रमुख देवता इनके जो प्रमुख देवता है वो कौन है, तो प्रमुख देवता, तो बात करता हूं इनके प्रमुख देवताओं में। तो आप बता सकते हो इनके प्रमुख देवता कौन है, भाकर बाबजी, भाकर बाबजी, भाकर बाबजी। बस ये इनका क्या हो जाएगा भाई, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के बाद में हम देख लेते हैं इनका आर्थिक जीवन। अर्थतंत्र कैसे चलता है, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। बस ये लास्ट जनजाति का लास्ट बिंदु, आर्थिक जीवन। ये जनजातियां टॉपिक आपका कंप्लीट। तो भूतों ने भविष्य थी, हमने हमारी तरफ से बढ़िया तरीके से इनको पढ़ाने का प्रयास किया। बाकी आपको कैसा लगा वो आप जरूर बताना। और एक सिस्टम से मैंने नोट पढ़ाने का प्रयास किया तो आपको याद भी रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हल्का सा, देखें इनके आर्थिक जीवन में कुछ नहीं है। यह है अपनी आजीविका चलाने के लिए, यह है अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, जो भी शासी लोग हैं आजीविका चलाने के लिए, चलाने के लिए छोटी छोटी हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई जो भी चीजें, छोटी छोटी हस्तशिल्प, छोटी छोटी स्क्वायर कर दूं, छोटी छोटी हस्तशिल्प, छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुओं का विक्रय करते हैं, छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुओं का, हस्तशिल्प वस्तुओं का विक्रय करते हैं, हस्तशिल्प वस्तुओं का विक्रय करते हैं, विक्रय करते हैं। हाथ से छोटी छोटी चीजें बना लेंगे चमड़े की और उनको बेचते जाएंगे। तो ये अभी हमने लास्ट जनजाति देखी है, और वो कौन सी जनजाति थी, सांसी जनजाति। देखो हमने कौन सी देखी है, भील, मीणा, सहरिया, गरासिया। इसके अलावा आपने देखी है कंजर, कथोड़ी। इसके अलावा देखिए डामोर और सांसी। ये राजस्थान में 8 जनजातियां थी। अब हमें थोड़ी सी कुछ इन जनजातियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। जनजातियां टॉपिक तो हो चुका है वैसे भी, फिर भी हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। तो इन जनजातियों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनकी बात करते हैं। थोड़ी सी देर का खेल और है तो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं हम मौताना।
सबसे पहले देखते हैं मोताणा। ये मोताणा क्या होता है, तो आपको खुद को पता होना चाहिए। ये होता है मृत्यु हर्जाना वसूलना। मृत्यु हर्जाना वसूलना। हर्जाना वसूलना समझो है क्या। आप मान लो कोई गाड़ी लेके गए, और गाड़ी लेके गए उन इन आदिवासी क्षेत्रों में, और कहीं मान लो संयोगवश, जानबूझ के नहीं, ऐसे ही संयोग बना, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, तो बस और कुछ नहीं करेंगे। वो उस लाश को उठा लेंगे, वहीं रख लेंगे पास में, और तुम्हें भी वहीं पकड़ लेंगे। वो कहेंगे 5 लाख रुपए दे, मुझे केस पुड़ी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ अभी देखे जा। तो वो जो मृत्यु हर्जाना वसूलना होता है उसे क्या कहते हैं, मोतणा। इसके अलावा मैं बात करूं तो लोकाई ओब्लिक कौंदिया। लोकाई ओब्लिक कांदिया, ये क्या होता है, लोकाई ओब्लिक कांदिया, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आदिवासी हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्यों में ही देख रहे हैं। तो लोकाई या कांदिया क्या होता है, तो मृत्यु भोज। तो आदिवासियों में जो मृत्यु भोज पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लोकाई ओब्लिक कौंदिया। तो ये एक नंबर हो गया मोताणा, दूसरा हो गया लोकाई ओब्लिक कौंदिया, तीसरा है लीला मौर्य। लीला मौर्य, तो ये शब्दावली के कभी क्वेश्चन पूछ ले तो दिमाग में रखना। ये लीला मौर्य क्या होता है, आदिवासियों से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं बात कर दूं, देखो, दूल्हे को खाट पर बिठाकर, दूल्हे को खाट यानी माचा, खाट पर बिठाकर, दूल्हे को खाट पर बिठाकर, दूल्हे को खाट पर बैठाकर किया जाने वाला नृत्य, बिठाकर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, वाला नृत्य। तो जो भी नया दूल्हा है उसको खाट पे बिठा लेंगे और परिवार वाले हिंडा देते जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, लीला मौर्य। इसके अलावा बात करें तो मेलनी। मेलनी ये क्या होता है, आदिवासियों में मेलनी किसे कहते हैं, तो देखो, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गोत्र के लोगों द्वारा मक्का भेजना, गोत्र के, गोत्र के लोगों द्वारा मक्का भेजना, लोगों द्वारा मक्का भेजना, मक्का भेजना, मक्का भेजना, भेजना। आपको पता है हमारे ब्याह शादी में हम लोगों को जिमाते हैं, जिमाते हैं ना। तो लोग जो भी आते हैं वो हमारे 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए बांध भर के जाते हैं। क्यों, उससे हमें सहयोग मिल जाए जिस घर में विवाह हो रहा है किसी का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रुपए पैसे कम ही चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी जिमेंगे तो क्या जिमेंगे, ज्यादातर मक्के से बनी हुई चीजें ही जिमेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो मक्के का सहारा देते हैं। हर घर से, हर उसके गोत्र के जो भी लोग हैं, कोई 50 किलो, कोई 100 किलो, उसके मक्का पहुंचाएंगे। तो वापिस जब उनके घर पे ब्याह शादी होगी तो वो मक्का पहुंचा देंगे। तो एक दूसरे के ये मक्का पहुंचाते रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मेलनी, मेलनी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बडार। ये बडार क्या होता है, बडार जब दुल्हन घर पे आ जाएगी तो दुल्हन को जो भोजन करवाया जाएगा शादी के बाद में, भाई कोई भरोसा नहीं है, पहले पहले काय का भोजन, हमारे यहाँ पे तो पहले भोजन करवा देते हैं, फिर बारात चढ़ाते हैं, फिर मतलब दुल्हन को लेके आते हैं। ये कहते हैं नहीं, दुल्हन घर आएगी उसके बाद ही जिमाएंगे। तो उसे क्या कहते हैं, बडार। तो बडार क्या होता है, तो दिमाग में रखें, विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन, सॉरी कई बार जल्दबाजी में टेढ़े हो जाते हैं अक्सर, विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष, वर वर पक्ष के घर पर आयोजित होने वाला भोजन, पर आयोजित होने वाला, पर आयोजित होने वाला, आयोजित होने वाला सामूहिक प्रतिभोज, ऐसे लिखो वाला, सामूहिक प्रतिभोज, सामूहिक प्रतिभोज, प्रतिभोज। फेरे हो गए, फेरे के बाद में बीरणी आ गई, बीरणी आने के बाद में जो प्रतिभोज दिया जाएगा उसे क्या कहेंगे, बढार। इसके अलावा मैं बात करता हूं, और देखो एक शब्द है गोलड़। ये क्या होता है, गोलड़, अभी बात कर लेते हैं, गोलड़, गोलड़। आदिवासियों के ये वर्ड है, दिमाग में रखो, गोलड़ किसे कहते हैं, तो देखने का प्रयास करें। बात करते हैं अभी क्या होता है गोलड़, तो सुनो भाई, गोलड़ किसे कहते हैं, तो देखो, भीलों में, भीलों में, भीलों में नात्रा, नात्रा मतलब वही नाता, भीलों में नात्रा लाई हुई, नात्रा लाई हुई स्त्री के साथ,
स्त्री के साथ, स्त्री के साथ आया हुआ बच्चा, आया हुआ बच्चा, आया हुआ बच्चा, आया हुआ बच्चा है क्या चीज, मैं बताता हूँ ना, आप क्यों चिंता करते हो। इधर देखो बच्चा, भैया क्या हुआ, मान लो किसी भील समाज की महिला की किसी के साथ शादी कर रखी थी, उससे वो बच्चा हो गया, लेकिन वो भील महिला अभी बहुत कम उम्र की है और बच्चा भी छोटा है, तो उस भील महिला को किसी दूसरे भील के साथ भेज देंगे, तो वो महिला क्या कहलाएगी, नाते आई हुई महिला, नात्रा प्रथा के साथ आई हुई महिला, और उसके साथ जो बच्चा आया है, अपने मारवाड़ी में कहते हैं लारवाड़ा एवडो टाबर है, तो ऐसे ही वो जो साथ में आ जाता है ना, तो वही गेट वन फ्री वाला सिस्टम, तो उसे क्या कहते हैं, गोल्लड़, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और इसके अलावा, गोल्लड़ के अलावा मैं बात कर लूं तो देखने का प्रयास करें प्लीज, गोल्लड़ के अलावा मैं बात कर लेता हूँ, एक चीज देख लेते हैं, नात्रा। ये नात्रा क्या होता है, आप समझ गए होंगे आराम से, नाता प्रथा वही है नात्रा। तो नात्रा क्या होता है, तो देखो, आदिवासियों में विधवा स्त्री, आदिवासियों में विधवा स्त्री, आदिवासियों में विधवा स्त्री, आदिवासियों में विधवा स्त्री, विधवा स्त्री का पुनर्विवाह, स्त्री का पुनर्विवाह, यानी कि उसको किसी के साथ भेज देना, वही क्या कहलाता है, नात्रा। कुछ शब्दावली के और वर्ड हैं नात्रा के अलावा, मैं बात कर लेता हूं, दापा। ये तुम जानते हो दापा क्या होता है, दापा, वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य देना, वर पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य देना, वधु मूल्य देना, मूल्य देना, वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य देना, उसे क्या कहते हैं, दापा, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। दापा के अलावा हलमा, हेड़ा, हांडा, हलमा, हेड़ा, ओब्लिक हांडा, ये क्या होता है, हांडा, हलमा, हेड़ा या हांडा। तो ये आदिवासियों की मैं बात करता हूं तो सुन लो, मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना। अब खेतों के अंदर भाई गनाई सब मिलकर कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करना। अपने यहाँ पे कहते हैं ला करना, खेतों में आपको पता होगा हमारे भाई गनाई आसपास के लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे, डीजे वीजे बजाएंगे, नाचते हुए कड़ब काटेंगे, वही चीज। तो इनमें होता है हल, माहिड़ा या हांडा। इसके अलावा बात करूं हेलमो, ये क्या होता है, हेलमो, बस कुछ नहीं है, हलमा, हेड़ा या हांडा जब भी होगा तो उसमें जो भोजन दिया जाएगा उसे क्या कहेंगे, हेलमो। तो मैं बात कर लेता हूँ हेलमो क्या होता है, तो सुन लो, ये हेलमो गरासिया जनजाति में, गरासिया जनजाति में, गरासिया जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा, ग्रासिया जनजाति में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए रिश्तेदारों, रिश्तेदारों, जो भी भाई गनाई होंगे उनको बुलाएंगे, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को आमंत्रित करना, संबंधियों को आमंत्रित करना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना, वह बदले में, वह बदले में, बदले में भोजन देना, मजूरी वजूरी कुछ नहीं देंगे, भोजन देना बस। ये जो कार्य होता है इसे क्या कहते हैं, हेलमो। ग्रासिया जनजाति में हेलमो कहते हैं, बाकी में सब में क्या कहते हैं, हलमा, हेड़ा, हांडा, सेम ही बात है, भाई गनायतों को बुला के खेतों में काम करना, मिलजुल कर काम करना, वो हलमा, हेड़ा, हांडा। ग्रासिया जनजाति में उसे क्या कहते हैं, हेलमो। जो ये काम करने आएंगे लोग, इनको मजदूरी नहीं देंगे, इनको क्या भोजन करवा देंगे, बस मीठी लापसी और ऐसा जिमा देंगे। तो ये हो गया हेलमो। हेलमो के बाद में मैं बात करूं और क्या है, एक शब्द है मायस। माँ ने क्या कर दिया, यस, मायस। ये मायस क्या होता है, तो देखो, नात्रा करने वाली, नात्रा करने वाली, मतलब जो नाते आई लुगाई है, नात्रा करने वाली, वाली स्त्री, स्त्री के पीहर वालों द्वारा,
स्त्री के पीहर पक्ष द्वारा, पीहर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला दहेज, पीहर पक्ष द्वारा, पीहर पक्ष द्वारा, पीहर पक्ष द्वारा, पहले लिख लिया ना हमने, नात्रा करने वाली स्त्री, नात्रा करने वाली स्त्री के पीहर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला, दिया जाने वाला उपहार, दिया जाने वाला उपहार, वाला उपहार। अब उपहार में आप समझ गए होंगे वही दाइजा, कपड़े लते, वो उसे क्या कहते हैं, मायस, मायस। और एक मैं बात कर लेता हूँ, मारू ढोल। बस ये इनकी कुछ शब्दावली के कोई सवाल थे तो हम देख लेते हैं। मारू ढोल, ये मारू ढोल क्या होता है तो आप जानते हो, विपत्ति के समय बजाया जाने वाला ढोल। तो मारू ढोल क्या होता है तो देखो, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय बजाया, विपत्ति के समय आदिवासियों द्वारा बजाया जाने वाला ढोल। आदिवासी हैं तो विपत्ति के समय बजाया जाने वाला ढोल, बजाया जाने वाला ढोल, जाने वाला ढोल। बस ये आदिवासियों के कुछ शब्दावली से सवाल आ सकते हैं तो हमने चर्चा की है, वापस देखने का प्रयास करें। मोताना क्या होता है, किसी की मृत्यु हो गई, एन एक्सीडेंट हो गया तो उसमें वो हर्जाना वसूलेंगे, उसे मोताना कहेंगे। मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, लोकैया कांदिया, कौंदिया लिखा है। और इसके अलावा लीला मोरिया क्या होता है, दूल्हे को, दूल्हे को खाट पे बिठा के उसके परिवार की जो महिलाएं हिंडा देती है ना, थारो लीलो मुंड और काला पग, उसे क्या कहते हैं, लीला मोरिया। मेलनी क्या होता है तो आप समझ गए होंगे, विवाह के अवसर पर जो भी उसके गोत्र के लोग हैं वो मक्का बेचते हैं तो उसे कहते हैं मेलनी। बडार क्या होता है, विवाह के बाद में, विवाह होने के दूसरे दिन जो प्रतिभोज दिया जाता है दूल्हे के घर वालों द्वारा, उसे क्या कहते हैं, बडार। और गोलड़ क्या होता है तो आप समझ गए होंगे, बिलों में जो नाता लाई हुई जो महिला है उसके पीछे जो लड़का आ गया है उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई, वही गेट वन फ्री वाला सिस्टम, तो उसे कहते हैं गोलड़। और नात्रा क्या होता है तो वही विधवा का पुनः विवाह हो जाना, नात्रा कहलाता है। इसके अलावा दापा क्या होता है, वर पक्ष के द्वारा जो वधु मूल्य चुकाया जाता है उसे क्या कहते हैं, दापा। मैं जापा नहीं कह रहा हूँ, जापा तो बाद में होगा, पहले दापा। हलमा, हेड़ा और हांडा, ये क्या होता है, मिलजुल कर कार्य करना। हेलमो क्या होता है, वही ग्रासीय जनजाति में हेलमो कह देते हैं। और बदले में इनमें काम के बदले में पैसे नहीं देते, केवल क्या करवाया जाता है, इनको भोजन करवाया जाता है। मायश क्या होता है, जो भी नाते आने वाली लुगाई है उसके साथ में कपड़े लते दाइजा जो दिया जाता है उसे मायस कहते हैं। और विपत्ति के समय इन आदिवासियों को बजाए जाने वाला ढोल क्या कहलाता है, मारू ढोल। तो मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। ओके दोस्तों, हमने ये राजस्थान की कला संस्कृति में जनजातियां टॉपिक कंप्लीट किया है। और बस मैं तो और कुछ नहीं कहता, देखो मैंने क्योंकि अब हाथ से लिखता हूँ और तो इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, और कुछ नहीं है। बाकी पीपीटी में थोड़ा समय कम लग जाता होगा, जहाँ 4 वीडियो बने वहाँ पीपीटी में 3 वीडियो बनते होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लेबैक स्पीड करके भी देख सकते हो, लेकिन जो कंटेंट दिया है ना उस कंटेंट पे आप फोकस करना, वो कंटेंट आपको कामयाबी दिलाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और एक सिस्टम दिया है, 8 जनजातियों में सेम बातें देखी है। जैसे हमने सबसे पहले सामाजिक जीवन देखा है, तो सामाजिक जीवन में क्या देखा है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा शैली, विवाह, नृत्य, है ना, युद्ध, मृत्यु, ऐसी कुछ बातें देखी है। खान पान के बाद में मतलब क्या, ये सामाजिक जीवन के बाद में हमने देखा इनका धार्मिक जीवन सभी में, और फिर देखा है आर्थिक जीवन। तो ऐसे सारी जनजातियों को हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया, एक पैटर्न के साथ इसको फिनिश किया है। तो कैसा लगा ये जनजातियां टॉपिक, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे आगे के वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता रहे। और एक छोटा सा मेरा निवेदन है, अभी मैंने आज तक कभी आपको कहा नहीं है, एक आध बार कोई बीच में कहा होगा, ये उज्जवल क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, और इसको आगे से आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप जितना इसको अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे इस चैनल को, तो इस चैनल के लिंक को, तो उतना ही मैं आगे आपको और कंटेंट बढ़िया से बढ़िया डालता जाऊंगा, और अलग अलग सब्जेक्ट के भी वीडियो में और डालता जाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियो डालूंगा। आपके 3rd ग्रेड में, आपके 2nd ग्रेड में, आपके 1st ग्रेड में, आपके RS में, हर जगह ये वीडियो आपके सहायक साबित होंगे और आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगे। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला और इन जनजातियों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं।